हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। इसमें कुछ एक दो दिन गैप हो गया क्लास में, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अपनी हेल्थ साइंस की तीसरी क्लास, जिसमें होंगे हमारे परिवार नियोजन के बारे में, पट्टियों के बारे में और विष और उनके प्रकार, पट्टियों में भी जो भी चीज़ें हैं डिटेल। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो अपनी क्लास हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है परिवार नियोजन। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। एक मिनट। परिवार नियोजन, परिवार नियोजन जो है इसके बारे में जानेंगे। वैज्ञानिक योजनाएं, तथ्य और तिथियों सहित ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो इसका परिचय हम जानते हैं। परिवार नियोजन का तात्पर्य है कि परिवार के सदस्यों की संख्या और उनके जन्म के बीच अंतराल को नियंत्रित करना। यह प्रक्रिया दंपतियों को अपनी प्रजनन क्षमता को नियंत्रित करने और समय समय पर बच्चों के जन्म का निर्णय लेने में मदद करती है। परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य परिवार के आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं को संतुलित करना होता है। भारत में यह विशेष रूप से गरीबी, कुपोषण और उच्च मातृ एवं शिशु दर जैसी समस्याओं को समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। मतलब परिवार नियोजन जो है इन सब चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर हम देख लेते हैं इसका जो है ऐतिहासिक विकास, ये किस तरह से धीरे धीरे इसके बारे में लोग जाने हैं और जो है जागरूक हुए हैं, ये चीजें हम देखते हैं। परिवार नियोजन के क्षेत्र में पहला संगठित प्रयास 1952 में भारत द्वारा किया गया है। यानी कि इस तरह से बन सकता है कि परिवार नियोजन का कार्यक्रम सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ और कब। तो हम बताएंगे कि भारत में शुरू हुआ और 1952 को, जब भारत विश्व का पहला देश बना जिसने सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। इसके बाद वैज्ञानिक योजनाएं और निर्णय लिए गए जिसका जो है उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण और स्वास्थ्य में सुधार करना होता था। इस तरह से हमने जाना इसका विकास। फिर चलिए आइए देख लेते हैं कुछ अन्य चीजें जिसमें हो जाएंगी महत्वपूर्ण तिथियां और वह घटनाएं। तो 1952 भारत ने दुनिया का पहला राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। फिर है 1977 परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम रखा गया। और ये जो है आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो है नाम बदलने वाले का क्वेश्चन देखे गए थे। तो ये देख लेंगे कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या रखा गया है, परिवार कल्याण कार्यक्रम। इस तरह से ये आपकी थ्योरी क्लास रहेंगी पूरी हेल्थ साइंस की, हमने बताया था। तो पूरा जो है आप कहीं ना कहीं इसको नोट्स बना लीजिए। तो अगर इस थ्योरी को पढ़ लेंगे आप तो फिर आपके प्रश्न कहीं से भी गलत नहीं होंगे। फिर देख लेते हैं 2000 में जो है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का अनावरण किया गया, जिसका उद्देश्य जनसंख्या स्थिरीकरण और प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार करना था। ये भी जो है सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको हम जो है ध्यान से पढ़ेंगे। 2017 भारत सरकार ने मिशन परिवार विकास अभियान शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था उच्च प्रजनन दर वाले क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। फिर एक कुछ चीजें देखते हैं। परिवार नियोजन की प्रक्रिया विज्ञान पर आधारित है, जिसमें कई विधियों और तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ये विधियां प्राकृतिक, अस्थायी और स्थायी हो सकती हैं। यानी कि विधियां जैसे इस तरह से हम बना लेंगे कि विधियां कितने प्रकार की होती हैं, तो दो प्रकार की, स्थायी और अस्थायी, ये सारी चीजें हैं। तो देख लेते हैं यह विधियां गर्भधारण को रोकने के लिए प्राकृतिक चक्रों पर निर्भर होती हैं, जैसे ओव्यूलेशन और मासिक धर्म के चक्र का निरीक्षण करना। फिर है आंतरिक परीक्षण विधियां। यह विधियां मासिक धर्म के साथ समय को ट्रैक करने और उपजाऊ दिनों से बचने पर आधारित होती हैं। उदाहरण कैलेंडर विधि, बेसल बॉडी टेम्परेचर विधि, ये चीजें हैं। ये प्राकृतिक विधियां आ जाएंगी। फिर है हमारा अस्थायी विधियां, इनको आइए हम देख लेते हैं। इसमें गर्भ निरोधक उपकरणों का उपयोग शामिल है, जिसमें गर्भ निरोधक गोलियां, इम्प्लांट्स, इंजेक्शन और कंडोम, ये सारी चीजें आती हैं। और जो है बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर अगला देख लेते हैं अस्थायी विधियां जो थी, इसमें से हम देख लेते हैं अगला कापर्टी। यह एक आंतरिक गर्भ निरोधक उपकरण है जिसमें गर्भाशय में रखा जाता है और यह कई वर्षों तक प्रभावी रहती है। फिर है गर्भ निरोधक गोलियां। ये हार्मोनल गर्भ निरोधक होती हैं, जिनमें क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन होते हैं जो अंडाणु के उत्पादन को रोकते हैं। फिर आइए हम देख लेते हैं अगला टॉपिक है हमारा स्थायी विधियां। स्थायी विधियों को हम देख लेते हैं जो कि ज्यादा कारगर, क्योंकि अस्थायी विधियां कभी न कभी फेल हो सकती है, लेकिन ये स्थायी विधियां हैं, इनको आइए हम देखते हैं। इसमें नसबंदी की विधियां आती हैं जो महिलाओं और पुरुषों
दोनों के लिए ये स्थायी गर्भनिरोधक विधियां हैं, जिसमें है महिला नसबंदी, जिसमें अंडाणु नलिकाओं को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे अंडाणुओं का गर्भाशय तक पहुंचना असंभव हो जाता है। पुरुष नसबंदी वैक्सोटॉमी कहलाती है। इसमें शुक्राणुओं को ट्यूब जो है काट दिया जाता है, जिससे शुक्राणुओं का निष्कासन नहीं हो पाता। फिर कुछ अन्य चीजें देख लेते हैं। परिवार नियोजन की योजनाएं, आइए इनके बारे में हम जानते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं हैं हमारी परिवार नियोजन की। परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं। पहले ही हमारी मिशन परिवार विकास, आइए इसको देख लेते हैं। यह योजना भारत सरकार द्वारा 2017 में शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च प्रजनन दर वाले क्षेत्रों को जो है जनसंख्या को वृद्धि नियंत्रित करना। यह योजना उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और असम के 145 जिलों में लागू की गई। फिर है इसके अंतर्गत सुनिश्चित गर्भनिरोधक उपकरणों और सेवाओं की उपलब्धि जो है सुनिश्चित की गई। फिर अगला देख लेते हैं। अगला हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, इसको भी जान लेते हैं। इस नीति का लक्ष्य जनसंख्या को स्थिर करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना और महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार करना, ये सारी चीजें आती हैं। इस नीति के अंतर्गत परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का कार्य किया जाता है। फिर चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला कार्यक्रम है जननी सुरक्षा, है ना, जननी सुरक्षा योजना, ये भी देख लेते हैं। और ये सारी योजनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और इसलिए हमने सारी जो है इकट्ठे इनको रख दिया है। आप ध्यान से इनको पढ़िएगा। यह योजना गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करती है। इसका उद्देश्य मात्र मृत्यु दर को कम करना और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार करना, ये सारी चीजें हैं। फिर अगला है प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसमें हम जान लेते हैं क्या है। यह कार्यक्रम परिवार नियोजन सेवाओं के साथ ही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य योजनाओं को भी प्रदान करता है। फिर है इसके अंतर्गत गर्भ निरोधक सेवाओं की उपलब्धता के साथ साथ महिलाओं को प्रजनन स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। फिर चलिए इस तरह से ये हो गए हमारे कार्यक्रम। फिर इसके बाद अगला हम देखते हैं लिंगानुपात। परिवार नियोजन में ये चीज टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिंगानुपात समझ लेते हैं। किसी देश या लिंगानुपात किसी कहते हैं, ये भी चीज है कि कितने पुरुषों पर है, कितनी महिलाओं पर, कितनी क्या चीज, ये जान लेते हैं कि किसी देश या क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को यह दर्शाता है। यह जनसंख्या संरचना का महत्वपूर्ण संकेतक है और समाज के लैंगिक संतुलन को समझने में सहायक होता है। भारत में लिंगानुपात की समस्या लंबे समय से चिंताजनक रही है, विशेषकर बाल लिंगानुपात, है ना। ये जो है 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के मामले आते हैं इसमें। फिर देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और तिथियां हैं, इनको भी ये हम जान लेते हैं। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सामान्य लिंगानुपात 1940 था, जबकि 2001 में यह 933 था, है ना। यानी कि 1000 पर पुरुष पर 940 महिलाएं, और जो है 2001 में 1000 पुरुष पर 933 महिलाएं थी, या कह सकते हैं बालकों पर बालिकाएं थी। बाल लिंगानुपात 2001 में 1927 से घटकर 2011 में 1919 हो गया। यह गिरावट बालिकाओं के प्रति सामाजिक पक्षपात और भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाओं को इंगित करती है। 2023 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार कुछ राज्यों में लिंगानुपात में सुधार हुआ है, लेकिन कई क्षेत्रों में यह अब भी चुनौती बना हुआ है। फिर देख लेते हैं महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां, आइए इनके बारे में भी हम एक नजर देख लेते हैं। लिंगानुपात में सुधार के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने कई योजनाएं शुरू की। इनमें से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये इस तरह से 2015 लिख दिए हैं, ये भी जान लीजिएगा। अभियान प्रमुख है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के प्रति समाज में जागरूकता फैलाना और उनके संरक्षण व शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस तरह से सुकन्या समृद्धि योजना भी जो है बालिकाओं के वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिर आइए देख लेते हैं हम कुछ जो कि बहुत ही टॉप पर हैं राज्य, उनके बारे में देख लेते हैं कि वहां का लिंगानुपात कैसा। तो पहला देख लेते हैं केरल, 1084। केरल में लिंगानुपात सबसे अधिक है, जो राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के स्तर को दर्शाता है। फिर देख लेते हैं पांडिचेरी में, यहाँ पर 1037 है। पांडिचेरी एक और राज्य है, यहाँ लिंगानुपात काफी उच्च है, यहाँ महिलाओं की स्थिति बेहतर मानी गई है। फिर अगला तमिलनाडु, यहाँ पर जो है 996 है। तमिलनाडु में भी लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, लेकिन यह केरल और पांडिचेरी से थोड़ा
कम है, फिर भी अन्य राज्यों से ये सही है। फिर अगला है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर 993 है प्रति 1000, हमने ऊपर बता ही दिया है, आप उसी से सारा जोड़ लीजिएगा। आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात भी उच्च है, यहाँ महिलाओं की जो है सुरक्षा और सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अगला हमारा राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की संख्या अधिक है, जो राज्य में महिलाओं की बेहतर स्थिति का प्रतीक है। इसमें है 991 है ना, इस तरह से हम जान लेते हैं। ऐसे जो है ये हमारा हो गया 1000 प्रति जो है 991, ऐसे जान लेते हैं। फिर अगला है हमारा मणिपुर, है ना। मणिपुर में आइए देख लेते हैं कितना है, 987। मणिपुर में भी लिंगानुपात उच्च है, जहां महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक भागीदारी महत्वपूर्ण है। फिर चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी एक आध प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। विष और विष के प्रकार। देखिए अम्लीय, क्षारीय, तेजाब, अफीम, ये इस तरह से सारे विष के प्रकार हैं। आइए इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, जानते हैं एक के बारे में। विष या जहर मानव स्वास्थ्य और जीवन के लिए हानिकारक पदार्थ है। विष के कई प्रकार होते हैं, जो उनमें रासायनिक संगठन, प्राकृतिक और उनके शरीर पर जो है प्रभाव डालते हैं, इसके आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से अम्लीय, क्षारीय, तेजाब और अफीम जैसे विष शामिल होते हैं। इन विषों का प्रभाव न केवल मानव शक्ति और जो है मानव शरीर को, बल्कि पर्यावरण व अन्य सामान्य रूपों पर भी निर्भर होता है। विश्व विज्ञान का अध्ययन इन पदार्थों को प्रभाव को समझने और उन्हें नियंत्रित करने में मदद करता है। फिर आइए देख लेते हैं कुछ एसिडिक जो है पॉइजन है उनको जान लेते हैं, या अम्लीय विष। अम्लीय विष वो होते हैं जो शरीर में प्रवेश करने पर हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं, जिससे शरीर का पीएच स्तर कम हो जाता है। आमतौर पर इन विष को सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड शामिल होते हैं। अम्लीय विष शरीर की जो है ऊतकों को जलाने और नष्ट करने में सक्षम होते हैं। प्रभाव देख लेते हैं इनका क्या पड़ता है। अम्लीय विष आंतरिक अंगों पर सीधा हमला करते हैं और जलन उत्पन्न करते हैं। यदि ये पेट में पहुंचते हैं तो यह आंतरिक रक्तस्राव और ऊतक क्षति का कारण बनते हैं। देखिए इस तरह से हमने समझा अम्लीय विष के बारे में। तो आइए देखते हैं आगे महत्वपूर्ण तथ्य 2023 में किए गए अनुसंधान में, इसमें जो अध्ययन के अनुसार अम्लीय विषों से होने वाली घरेलू दुर्घटनाओं में वृद्धि देखी गई है, खासकर सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करने वाली औद्योगिक इकाइयों में भी देखा गया है इन चीजों को। फिर आइए जानते हैं हम क्षारीय विष, एल्कलाइन पॉइजन के बारे में हम जान लेते हैं। क्षारीय विष वे होते हैं जो शरीर में हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ते हैं, जिससे शरीर का पीएच स्तर बढ़ जाता है। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया, इस तरह से ये सारी चीजें शामिल होती हैं और जो है ये हमारे क्षारीय विष कहलाते हैं। और इनका प्रभाव आइए हम जान लेते हैं। क्षारीय विष त्वचा और आंतरिक अंगों को प्रोटीन को नष्ट करके गंभीर जलन पैदा करते हैं, या भोजन नली, पेट और आंतों में छिद्रण कर सकते हैं। फिर ये महत्वपूर्ण योजना, राष्ट्रीय विष नियंत्रण योजना के तहत सरकार ने 2022 में औद्योगिक कारखानों में क्षारीय विष के उपयोग के दौरान सुरक्षात्मक जो है सख्त करने का निर्णय दिया। फिर देखते हैं तेजाब व विष, इसके बारे में ये जान लेते हैं। तेजाब विष ऐसे पदार्थ हैं जो जीवित ऊतकों के संपर्क में आने पर उनमें प्रोटीन कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे विष पाए जाते हैं। अलग से कुछ ज्यादा समझाने का विशेष नहीं वो है, क्योंकि इसमें हर बात जो है बिल्कुल डिटेल में आपको समझाई गई है। और इसका प्रभाव देख लेते हैं। तेजाब विष त्वचा, आंखों और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ये विष त्वरित जलन और घाव उत्पन्न करते हैं, और यदि यह शरीर में प्रवेश करते हैं तो गंभीर आर्थिक क्षति भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक 2021 में डॉक्टर वीके शर्मा ने तेजाब विषों को प्रभाव को कम करने के लिए एक विशेष एंटीडोट विकसित किया, जिससे व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। फिर ये देखते हैं अगला विष हमारा क्या है। तो अगला विष हम जान लेते हैं अफीम, इसके बारे में हम जानते हैं। ये जो है जो पोस्ता, आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा सब लोगों ने कहीं ना कहीं, तो पोस्ता जो है उससे बनता है। एक मिनट। अफीम, अफीम एक नशीला पदार्थ है जो
पॉपी पौधे से प्राप्त होता है। अफीम मुख्यतः मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं और इसका अत्यधिक मात्रा सेवन में देखने को मिल रही है और ये चीजें विषाक्तता उत्पन्न करती हैं। प्रभाव: अफीम अत्यधिक नशे की स्थिति पैदा करती है और ये मस्तिष्क की गतिविधियों को धीमा कर देती है। इसमें श्वसन प्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अधिक मात्रा में सेवन होने पर मौत हो सकती है। महत्वपूर्ण योजना: 2024 में भारत सरकार ने नशीले पदार्थों पर नियंत्रण के लिए कई योजनाएं लॉन्च की, जिसमें अफीम के अवैध उत्पादन और उपयोग पर सख्त नियंत्रण के उपाय किए गए। फिर देखिए हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगला है पट्टी के प्रकार, है ना। इसमें देख लेते हैं त्रिकोणीय, चौकोर और लंबी पट्टी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। पट्टी चिकित्सा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन परिस्थिति में। पट्टियों का उपयोग घाव को ढकने, रक्तस्राव को रोकने, हड्डियों के फ्रैक्चर को जो स्थिर करने और अंगों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। पट्टियों के विभिन्न प्रकार हैं जिनका उपयोग स्थिति और आवश्यकता अनुसार किया जाता है। यहाँ पर हम 3 प्रमुख प्रकार की पट्टियों के बारे में चर्चा करेंगे: त्रिकोणीय पट्टी, चौकोर पट्टी और लंबी पट्टी। इनके बारे में हम जान लेंगे, है ना। इस तरह से हम जब पट्टियों के बारे में देखिए, पट्टी से भी 2021 टीजीटी में एक प्रश्न आया जरूर था, तो इसलिए जो है आप पट्टियों के प्रकार के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। त्रिकोणीय पट्टी, है ना। देख लेते हैं संरचना और विशेषताएं इसकी कैसी। त्रिकोणीय पट्टी एक बड़ी त्रिकोणीय कपड़े की पट्टी होती है जो सामान्यतः सूती या मलमल के कपड़े से बनी होती है। इसकी विशेषता यह है कि विभिन्न प्रकार की चोटों के लिए उपयोग किया जाता है। यह बहुउपयोगी पट्टी जिसका आकार त्रिकोणीय होने के कारण इसे मुड़कर और कई तरह से बांधकर विभिन्न प्रकार की चोटों के उपचार में बनाया जा सकता है। ये सारी चीजें हो जाती हैं। फिर ये जो है इसके हम उपयोग देख लेते हैं कि क्या उपयोग है। कंधे, बाह या कोहनी की चोट, इसे बांधकर चोटिल अंग को स्थिर किया जाता है जिससे चोटिल हिस्सों में आपकी जो हिलने डुलने से बचाया जा सके। सिर की चोट, सिर के चारों ओर लपेट कर रक्तस्राव रोकने या चोट को जो है ढकने में मदद करती है ना। जब चोट लग जाती है तो पट्टियां जो है बहुत स्पेशल तरीके से ये जो है घाव को ढक देंगे, तो इससे इन्फेक्शन होने से भी बच जाता है ना। और पट्टियां जो है प्राथमिक चिकित्सा में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट। कलाई और हाथ की चोट से इसे स्लिंग के रूप में उपयोग करते हैं, जिससे मतलब सहारा देना है ना, जिसको झोल पट्टी भी कहते हैं साधारण शब्दों में। जैसे मान लीजिए हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, इस तरह से कुछ चीजें होती हैं तो कंधे से ये पट्टी आती है स्लिंग के रूप में, और ये जो है टांगने में हाथ को सहारा देती है। ये सारी चीजें हैं। और रक्तस्राव रोकने के लिए दबाव पट्टी या घाव के ऊपर सीधी पट्टी जो है बांधकर रक्तस्राव को नियंत्रित करती है ना। ये सारी चीजें हैं। फिर कुछ तकनीकी है जैसे कि ट्रिक कह सकते हैं पट्टी बांधने के। त्रिकोणीय पट्टी का उपयोग सरल होता है। इसमें चारों तरफ से मोड़कर घाव को सुरक्षित तरीके से ढका जा सकता है। इसे बांधने के लिए किनारों को घुमाकर गांठ बांधनी होती है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पट्टी ठीक से बंधी है या चोट को स्थिर कर सके। फिर अगला है चौकोर पट्टी, है ना। चलिए इसको देख लेते हैं हम, इसकी संरचना कैसी होती है ये जानते हैं। चौकोर पट्टी का उपयोग ना उन घावों को ढकने के लिए किया जाता है, बल्कि जहां चोट का क्षेत्र बड़ा होता है वहां पट्टी अक्सर घाव के संक्रमण को रोकने के लिए बांधी जाती है। चौकोर पट्टी सूती कपड़े या स्टेराइल धुन से बनी होती है जो कि घाव पर सीधे लगने के लिए उपयोगी हो जाती है। फिर अगला देख लेते हैं पट्टियों की जो है उपयोग। घाव की सुरक्षा, घाव को सीधे ढककर या बैक्टीरिया और धूल की सुरक्षित रखती है। ये सारी चीजें हैं। सर्जिकल घाव, इनका उपयोग विशेषकर सर्जिकल ऑपरेशन के बाद किया जाता है जहां संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वहां पर पट्टियों का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। बड़े घावों के लिए चौकोर पट्टी बड़े घावों के लिए आदर्श होती है, खासकर उन घावों में जहां त्वचा खुली हो या खून का बहाव ज्यादा हो। फिर है तकनीक, देख लेते हैं पट्टियां बांधने के लिए कौन सी तकनीक है। चौकोर पट्टी का उपयोग सरल होता है। इसे सीधे घाव पर रखकर दबाव डालकर बांधा जाता है ना। चौकोर पट्टी को बांधने की स्थिति नियमित रूप से देखी जाती है ताकि घाव संक्रमण ना हो और पट्टी स्थिर रहे। फिर है लंबी पट्टी, संरचना और विशेषताएं आइए हम जान लेते हैं। लंबी पट्टी विशेष रूप से लंबी और संकीर्ण होती है। इसका उपयोग अधिक फ्रैक्चर या मोच के दौरान किया जाता है। यह पट्टी लचीली होती है जो इसे चोटिल हिस्से और चारों ओर लपेटकर उस अंग को स्थिर किया जाता है। इसका उपयोग पैर, हाथ व कलाई की चोटों के उपयोग में किया जाता है।
फिर देख लेते हैं मोच और फ्रैक्चर, यह पट्टी चोटिल हिस्सों पर जो है रखकर बांधने के काम आती ताकि चोट ना बढ़े। शरीर के बड़े हिस्सों को कवर करना, इसका उपयोग बड़े हिस्से को ढकने के लिए भी किया जाता है। और प्राथमिक चिकित्सा में जो है लंबी पट्टी का उपयोग किया जाता है, खासकर तब जब चोटिल हिस्से को स्थिर करने की आवश्यकता होती है ना। फिर देख लेते हैं पट्टियों की तकनीक। लंबी पट्टी को चोटिल हिस्से के चारों ओर कसकर लपेटा जाता है जिससे वह हिस्सा स्थिर हो सके। इस पट्टी को लपेटते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पट्टी बहुत ज्यादा ढीली ना हो, यह अपने उद्देश्य में विफल हो जाएगी। और साथ ही इन बहुत अधिक ये जो है कसकर नहीं बांधनी चाहिए ताकि रक्त प्रवाह में बाधा ना हो सके ना। अगर बहुत ज्यादा कस देंगे तो हमारी नसों में दबाव आ जाएगा, तो इस तरह से भी रक्त प्रवाह रुक सकता है और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है ना। इसलिए पट्टी का जो है तरीका होता है पट्टी की गांठ। तो इस तरह से जब हम जान लेंगे कि पट्टी की गांठ कौन सी है, तो इस तरह से हम आराम से अपनी पट्टी को बांध सकते हैं। आमतौर पर पट्टी, एक मिनट, पट्टी की गांठ जानते हैं। पट्टी की गांठ लगाना एक विशेष कौशल है जो चिकित्सीय प्रक्रिया को अत्यंत महत्वपूर्ण दर्शाता है। गांठ इस प्रकार से लगाई जाती है कि वह घाव को स्थिर रखे और रक्तस्राव को नियंत्रित करने का काम करे। और आमतौर पर पट्टी की गांठ को मजबूती से लेकिन अत्यधिक दबाव डाले बिना बांधा, मतलब कि पट्टी मजबूत भी होनी चाहिए और बहुत ज्यादा दबाव भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे अगर बहुत ज्यादा भाई दबा के हम कस के बांधेंगे तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाएगा, तो इस तरह से समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए जो है बहुत ज्यादा दबाव भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए पट्टियों को जो है पट्टी बांधने की तकनीक से हम जान लेते हैं। देखिए सबसे ज्यादा इसमें फेमस है रीफ गांठ, है ना। पट्टियां जो है रीफ गांठ द्वारा बांधी जाती है क्योंकि ये गांठ ना उभरी होती, ज्यादा ना चुभती है, आरामदायक गांठ होती है। एक मिनट, रीफ गांठ के बारे में जानते हैं। यह रीफ गांठ चौकोर गांठ भी कही जाती है। पट्टी बांधने के लिए सामान्य विधि में इसका उपयोग घाव पर स्थिर रखने, पट्टी को मजबूत से बांधने के लिए किया जाता है। यह गांठ विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब पट्टी को ढीला किए बिना, है ना, मजबूती से बांधने की आवश्यकता होती है। फिर यह गांठ विशेष रूप से तभी उपयोग करते हैं। फिर रीफ गांठ को बांधने के लिए दो सिरों को क्रॉस करके एक साधारण गांठ बनाई जाती है, फिर उससे उसी क्रॉसिंग पैटर्न में एक दूसरी गांठ बनाई जाती है। यह गांठ ना तो आसानी से खुलती है और ना ही किसी जो है कोई भी मतलब जैसे दबाव आ जाए या खिंचाव तो उसमें जो फिसलती भी नहीं है। इसकी पट्टी मजबूती से बंधी रहती है और घाव को सुरक्षित करती है ना। ये सारी चीजें हैं। इस तरह से हमने आज क्या पढ़ा, तो जो है इसको हम जो है जो जो चीजें पढ़े हैं उनको अपना हम देख लेते हैं एक तौर पे ताकि रिवीजन हो जाए, है ना। क्योंकि जो रिवीजन बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने पहले पढ़ा परिवार नियोजन के बारे में, परिवार नियोजन का जो है ऐतिहासिक विकास, इस तरह से हमने ये सारी चीजें जानी। फिर जो है प्रमुख तिथियां जानी कि 1952 में, ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 1952 में जो है भारत ने जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। और ये जो है डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 1977 में नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर कर जो है कल्याण कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम रखा गया। इस तरह से ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं। फिर दृष्टिकोण है, ऐसी चीजें हैं। फिर है प्राकृतिक विधियां, जो परिवार नियोजन कार्यक्रम चल गए हैं ना, इसमें स्थायी विधि, अस्थायी विधि, हमने इस चीज को देखा। और फिर योजनाएं जैसे कि मिशन परिवार विकास का, फिर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति हो गई, फिर जननी सुरक्षा, ये सारी इंपॉर्टेंट जितनी भी योजनाएं हैं उनको हमने जाना। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में जाना। फिर है लिंगानुपात, लिंगानुपात के बारे में हमने बताया आपको कि जो है 1000 पर पुरुष पर कितनी महिलाएं, है ना। इस तरह से हम लिंगानुपात जान लिए। महत्वपूर्ण आंकड़े, महत्वपूर्ण तिथियां, है ना, ये सारी चीजें हमारी हो गई। फिर आ गया हमारा कि किस राज्य में कितना लिंगानुपात है, ये आपका परीक्षा दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कहीं ना कहीं नोट्स बनाते चलिए। बाकी हमारा काम जो है बताना है आपको, है ना। ये राज्य हो गए हमारे टॉप 6 हैं। और फिर हमने जाना विष के बारे में। विष जो है क्या क्या चीजें हैं, अम्लीय विष हो गए, क्षारीय विष हो गए, किस पर कौन सा प्रभाव करता है ना। फिर जो है हमने पढ़ा पट्टियां, चौकोर, लंबी, तिकोनी, अपना जो जो भी पट्टियां हैं उनको जाना। और पट्टियों पर बंधने वाली गांठ के बारे में जाना कि जो है कौन सी गांठ पट्टी बांधने के लिए उपयोगी होती है। तो हम जान लेते हैं कि रीफ गांठ जो है पट्टी को बांधने में बहुत ही उपयोगी है।
और रीफ गार्ड जल्दी खुलती भी नहीं और ना ही चुभती है ना। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी और पूरा हमने इसलिए रिवीजन कर दिया, एक बार हमने कर दिया है और एक बार आप लोग जो है बस खत्म हो जाए जैसे हमारा वीडियो, इसके बाद आप लोग एक बार उसको 2 बार और पढ़ लेंगे तो जो ऊपर के क्वेश्चन है वहाँ से अगर प्रश्न आ रहे हैं परीक्षा में तो जो है आपका गलत नहीं होगा। और इसी के साथ हम आपको शुभकामनाएं देते हैं आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।